अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन इसका नेक्स्ट आर्टिकल करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन स्टार्ट में कर चुके हैं कि हमारे पास जब दो लाइनें एक दूसरे पे 90 डिग्री के ऊपर ड्रा की जाती हैं तो इस तरह के सिस्टम को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करनी है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम कर लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किसी वेक्टर की अफेक्टिव वैल्यू होती है उसकी गिवन डायरेक्शन में। द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसका मैस m है। इसको किसी थ्रेड के साथ आप बांध लें, धागे के साथ बांध लें, और ये शख्स जो है इस रस्सी को, इस रोप को अपने कंधों पर रख के आगे फॉरवर्ड मूव करता है। अब देखा जाए तो फोर्स इस स्ट्रिंग के अंदर, इस वायर के अंदर, इस धागे में लग रही है। होना भी चाहिए कि मैस इस डायरेक्शन के अंदर मूव करे, लेकिन मैस इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता। मैस इस जमीन के ऊपर, इस रोड के ऊपर ऐसे घिसता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर इस फोर्स को उसके कंपोनेंट Fx और Fy में तकसीम करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फोर्स जो है दो हिस्सों में रिजॉल्व हो गई, Fx के अंदर और Fy के अंदर। अब ये मैस जमीन के ऊपर रोड पे ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट यूज हो रहा है, ये कंपोनेंट यूज नहीं हो रहा। तो हमने कहना है कि इस F की इफेक्टिव वैल्यू कौन सी है, Fx, तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, तो खास डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, कि किसी भी वेक्टर की किसी खास डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है उसे आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास ओरिजिन, यहाँ पे एक पॉइंट P लिया जो कि x और y पे डिपेंड कर रहा है। x एक्सिस पे क्या वैल्यू है और y एक्सिस पे क्या वैल्यू है। हमने इस वेक्टर को a का नाम दिया, ये आपने ऐसे वेक्टर ड्रा कर लिया, इसको a का नाम दिया। इस वेक्टर a को हमने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप ax बोलेंगे और इसको आप ay बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को। इसको हम सपोज करते हैं ये पॉइंट m है। हमने किया ये कि इस a का प्रोजेक्शन होता है साया। फॉर एग्जांपल, सनराइज हो रहा है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब इधर से सूरज शुरू हो रहा है, मेरा जमीन के ऊपर क्या बनेगा, साया बनेगा, ठीक है जी। तो वो जो हमारे पास वेक्टर है, जैसे वहां पे मेरा साया प्रोजेक्शन जमीन पे बन रहा था, ऐसे ही इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। हमारी जरूरत के मुताबिक वो डिपेंड करता है कि कौन सा वेक्टर यूज करना है। लेकिन यहाँ पे हमने रिजॉल्व किया तो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फोर्स की इफेक्टिव वैल्यू Fx थी,
लेकिन ये वैल्यू भी हो सकती है जब टॉर्क यूज करते हैं तो उस वक्त ये वैल्यू यूज होती है, वर्टिकल कंपोनेंट यूज होता है। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी दो वैल्यू fx और fy के अंदर रिजॉल्व हुआ। सेम वेक्टर a को उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax और वर्टिकल कंपोनेंट ay के अंदर रिजॉल्व करते हैं। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। हमने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के दौरान इसकी वैल्यू को निकालना है ax की, फिर हमने ay की वैल्यू को निकालना है, फिर हमने इनकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है और लास्ट में इसका यहाँ पर जो इंक्लिनेशन बनता है, जो एंगल बनता है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, उसको भी कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाई है इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर a vector A is resolved into their rectangular component the projection of vector A is on x-axis is ax। इसका जो प्रोजेक्शन है इसके ऊपर जो है वो क्या है, ax है। तो हमने उसको लिख दिया और इसको हम is OM, ये O से M तक हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर है उसमें आपने वेक्टर डाल देना है। वर्टिकल कंपोनेंट इज MP, M से लेकर P तक इज AY, उसकी वैल्यू AY होती है। ये हम जो डायग्राम बनाई है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमने AX को निकालना है और AY को निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको निकालने के लिए आप यूज करेंगे कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बेस के अंदर आपके पास AX है, आप पहले O से लेकर M तक उसको शो करेंगे और फिर आप O से लेकर A तक, ठीक है जी। अब उसके बाद OM की वैल्यू AX और O से लेकर A तक की वैल्यू आपकी A, हम यहाँ मैग्नीट्यूड की फॉर्म यूज कर रहे हैं, A लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। इसको जरा के मल्टीप्लाई किया, A cos थीटा इज इक्वल टू AX, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप साइन ऑफ थीटा को यूज करेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास M से लेकर P है, इसको लिखेंगे MP, और हाइपोटेन्यूज वैल्यू O से P तक, ये आपका साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू M से लेकर P तक की वैल्यू को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में AY लिखा हुआ है, हम यहां पर AY लिखेंगे
O से लेकर P तक की वैल्यू को आप जो है वो A लिखेंगे, इस A को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब A को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास A sin थीटा AY अलग हो गया और A मल्टीप्लाई हो गया A sin थीटा। ये हमारे पास AY था जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है वेक्टर A का। इस तरीके से हमने AX को और AY को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इस वेक्टर A को निकालना है। या तो आप यहाँ पर फिथागोरस थ्योरम यूज कर लें या फिर आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को जब रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास होता ये है कि वेक्टर A बेसिकली मैं मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अब ये वेक्टर A AX में और AY के अंदर रिजॉल्व हुआ। जब इसके साथ I यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करता है और इसके साथ J यूनिट वेक्टर जो कि Y की डायरेक्शन को शो करता है, ये दोनों लगा दूंगा तो यहाँ पे फिर वेक्टर आ जाएगा। आप इसकी मैग्नीट्यूड को लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप I के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्केल लेते हैं, फिर जो J के साथ है उसका स्केल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये A की मैग्नीट्यूड आ गई। इसको आप A भी लिखते हैं या इस तरीके से मॉड डाल के भी लिखते हैं। तो आपका AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3। तो आपने इस वेक्टर A की मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक आपने अगर मैग्नीट्यूड निकालनी हो कि इसकी कितनी लेंथ है वो भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कोई चीज रह गई है। इस वेक्टर A ने x एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनाया है इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। यहां पर आप डायरेक्शन का वर्ड यूज करते हैं या एंगल का वर्ड यूज करते हैं। तो आप इसके लिए tan थीटा को यूज करेंगे। tan थीटा को इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि टाइम के अंदर आपके पास AX और AY दोनों आ जाते हैं। tan थीटा बेसिकली होता किसके बराबर है, ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर है, AY के, और बेस किसके बराबर है, AX के। तो आप यहां पर AY ओवर AX लिखेंगे तो हमारे पास ये tan थीटा निकला है। यहां से आपको इस एंगल को निकालना हो तो tan आप दूसरी तरफ लेके जाएं, tan इनवर्स बन गया AY ओवर AX। इस तरीके से आपका जो एंगल है थीटा वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जब आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आपको उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसा कि AX और AY थी। फिर आपको उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का मेथड पता होना चाहिए जो कि हमने यहाँ पर निकाला। A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AX स्क्वायर AY स्क्वायर। अगर Z होता तो फिर प्लस AZ का स्क्वायर भी यहाँ पर ऐड अप होता। उसके बाद आपने डायरेक्शन को कैलकुलेट किया या उसको एंगल कहते हैं, थीटा कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए tan ऑफ थीटा को यूज किया क्योंकि हमारे पास AX और AY की वैल्यू मौजूद थी, ठीक है जी। तब हमने इस tan को यूज किया। तो फिर आपका tan दूसरी तरफ जब जाता है तो tan इनवर्स AY ओवर AX बन गया। इस तरीके से आप यहाँ पर अगर AY और AX की वैल्यू को रखते हैं तो आप थीटा को निकाल सकते हैं जी। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।